बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। आज हम देखेंगे कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड किस तरह से होती है, ठीक है। और कुछ मेन ट्रिक्स आपको बताएंगे। सिर्फ कोशिश करेंगे कि सिर्फ दो ही ऐसी बातें बताएं कि जिससे आपकी ये पूरी डेरिवेशन बिल्कुल आसान हो जाए, ठीक है। पहले जब हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे तो पहले 30 सेकंड में आपको कुछ रट्टे वाली चीज़ें बताएंगे कि आप इसकी डेरिवेशन को कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी पूरी वीडियो में हम आपको इसका कॉन्सेप्ट देंगे कि कैसे एक कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसकी इक्वेशंस डिराइव कैसे होती हैं, वो सब कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो मेन पॉइंट आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से हैं? हाउ एनर्जी स्टोर्ड, कि कैसे हमारे पास कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होती है, फार्मूला हम उसका देखेंगे। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, के इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हमारे पास एनर्जी कैसे स्टोर्ड होती है। एनर्जी डेंसिटी, लास्ट में हम देखेंगे कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। तो फर्स्ट 30 सेकंड में एक कुछ रटे वाली चीज़ें देखिए। ये फार्मूले, ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं। एक W = QV, एक आपने याद रखना है हाफ CV², 1/2 CV²। अब देखिए क्या होगा, पहले यहाँ पर आपने Q की वैल्यू पुट करनी है, फिर V की वैल्यू पुट करनी है, फिर उससे हमारे पास हाफ CV² आ जाएगा, फिर C की वैल्यू पुट करनी है, फिर V की वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखनी है, पहले Q की, फिर V की, फिर ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन में C की वैल्यू पुट करनी है, फिर V की वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट वाइज कैसे हमारे पास इक्वेशंस आगे से आगे चलती जाएंगी, ठीक है। तो टॉपिक हमारे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। हमें पता है कि अगर दो मेटल प्लेट्स हैं तो वो एज अ होल क्या होती हैं, न्यूट्रल होती हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि उन पे नेट चार्ज है वो ज़ीरो है, ठीक है। यानी जितने उन पे पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही उन पे कितने क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं। तो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक मेटल प्लेट है जिस पर अभी कोई भी चार्ज नहीं है, यानी बैटरी का स्विच अभी हमने ऑन नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, जब बैटरी का स्विच ऑन करेंगे तो मैंने क्या कहा था, इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या किया, बाहर निकाला, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकले तो पीछे कौन सा चार्ज बच गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। अब याद रखें कि देखिए पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो आराम से यहाँ पर पहुँच जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आसानी से यहाँ पर पहुँच जाएगा। लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन को पहुँचाने के लिए, ठीक है, फर्ज करें ये हमारे पास सेकेंड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को पहुँचाने के लिए बैटरी को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पहले से बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है, पहले से यहाँ पर जो स्टोर हुआ हुआ इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, नेक्स्ट आने वाले नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है। तो जब तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा तो उसने भी यहाँ पर डिपॉजिट होना है। तो क्या होगा कि ये जो पहले से दो इलेक्ट्रॉन है ये उसको और ज़्यादा रिपेल करेंगे, ठीक है। तो बैटरी को और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। चौथा जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आएगा तो पहले जो तीन मौजूद है वो उसको रिपेल करेंगे। तो चौथे को यहाँ पर डिपॉजिट करने के लिए, फोर्थ वाले को डिपॉजिट करने के लिए बैटरी को और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। यानी जैसे जैसे हमारे पास कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो पहले से मौजूद चार्जेस की रिपल्शन भी बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, तो बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा नेक्स्ट आने वाले चार्जेस को डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है। और वही वर्क एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, याद रखें, एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। वही वर्क एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कब तक कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता रहेगा, ठीक है। अब याद रखें जैसे जैसे यहाँ पर चार्जेस स्टोर हो रहे हैं तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक वक्त आएगा कि जब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल पे होते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो एक वक्त आएगा जब पॉजिटिव दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो बैटरी का हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, इक्वल हो जाएंगे। तब चार्ज डिपॉजिट होना यहाँ पर बंद हो जाएंगे कैपेसिटर पे, और हम कहेंगे कि कैपेसिटर चार्ज हो गया है, ठीक है।
तो अब हम इसको देखते हैं कि बैटरी ने कितना वर्क किया है चार्जेस को कैपेसिटर पे पहुंचाने के लिए। ठीक है, वो हमारे पास क्या आता है, W इज़ इक्वल टू क्यू वी हमारे पास आता है। ठीक है, W इज़ इक्वल टू क्यू वी, वो फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये बैटरी ने वर्क किया है चार्जेस को कैपेसिटर पे पहुंचाने के लिए, जिससे उसमें पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया कैपेसिटर का। ठीक है, ये वाली भी इक्वेशन है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें V इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू और W इज़ इक्वल टू क्यू वी हमारे पास आया था कि ठीक है, जितना हम चार्ज पे वर्क करते हैं उसको डिपॉजिट कराने के लिए या उसको हायर उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करने के लिए। तो W इज़ इक्वल टू क्यू वी। अब यहाँ पर ये Q क्या है, Q हमारे पास चार्ज और V क्या है, एवरेज पोटेंशियल है। अब इसकी कहानी हम आपको बताते हैं कि एवरेज पोटेंशियल ये कैसे है। देखिए, जब बैटरी को हमने ऑन नहीं था किया, ठीक है, यानी ऑफ थी, तो इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, इनिशियल, तो हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल कितना था, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है, PD से इसको शो हम कर देते हैं, ये कितना था, फर्स्ट कर लें VI इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर पे भी कोई चार्ज है ही नहीं है। अब हमने क्या किया, बैटरी को साथ लगाया और स्विच ऑन कर दिया। जब स्विच ऑन कर दिया तो आहिस्ता 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 उस कैपेसिटर पे चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो गया, और हमने कहा कि जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया तो उसका जो पोटेंशियल था वो V हो गया। ठीक है, यानी कि फाइनल पोटेंशियल है जब कैपेसिटर चार्ज हो गया तो कितना था, V, F इज़ इक्वल टू V। ठीक है, कि मैक्सिमम पोटेंशियल उस पर क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब जब भी कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर में पोटेंशियल हो तो हम उस पोटेंशियल का एवरेज लेते हैं। ठीक है, और एवरेज हम कैसे लेते हैं, V एवरेज, हम एवरेज उसका किस तरह से लेते हैं कि VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2, कि दोनों जो इनिशियल पोटेंशियल है और जो फाइनल पोटेंशियल है उसको हम प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास एवरेज पोटेंशियल आ जाएगा। ये उस सूरत में कि जब पोटेंशियल हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 0 था फिर इंक्रीज होता होता मैक्सिमम हो गया, उस कंडीशन में हमने क्या लेना है, एवरेज पोटेंशियल लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, V एवरेज इज इक्वल टू VF की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 प्लस VF की जगह V पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो V एवरेज हमारे पास कितना आ जाएगा, V बाय 2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और Q हमारे पास कितना है, Q की वैल्यू हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, एक ये वाली इक्वेशन है, और Q की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, Q इज़ इक्वल टू CV, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे CV पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा था उसमें कि W में पहले हम Q की वैल्यू पुट करेंगे फिर हम V की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर Q की वैल्यू भी निकल आई है जो हमारे पास CV है, और V एवरेज की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है, V बाय 2। तो बस कुछ नहीं करना, ये दो वैल्यूज़ उठाकर यहाँ पर पुट कर देनी है। ठीक है, तो हमारे पास किस तरह की इक्वेशन बनेगी, W इज़ इक्वल टू Q की जगह CV और V की जगह V बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, W इज़ इक्वल टू 1 बाय 2 CV का स्केयर। ठीक है, 1 बाय 2 CV का स्केयर हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये वही नहीं इक्वेशन बनी जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी कि इस इक्वेशन से क्या बनेगी, ये वाली इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करने हैं कि थोड़ा सा रेस करके तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सामने करके लिखने लगे हैं। तो इक्वेशन हमारे पास लास्ट में क्या आई थी, W इज इक्वल टू हाफ CV का स्केयर हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट हम क्या देखने लगे हैं कि देखिए W क्या है कि बैटरी ने वर्क किया है चार्जेस को कैपेसिटर तक पहुंचाने में, और वो वर्क एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, इसमें स्टोर हो गया है। यानी वर्क एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, इसमें कैपेसिटर में स्टोर हो गया है। तो हम W को फिर क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। W क्यों क्या हमने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एज अ वर्क एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो गया है। ठीक है,
क्योंकि हमारे पास वर्क की भी यूनिट जाउल होती है, एनर्जी की भी यूनिट जाउल होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी को सिंपल मैं ई लिख दूंगा कि ये क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV²। ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनर्जी किस टर्म में कैपेसिटर में स्टोर होती है। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कैपेसिटर। अब याद रखिए कि हमारे पास जैसे जैसे चार्ज स्टोर होता जाएगा उस कैपेसिटर के ऊपर, तो वैसे वैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ होती जाएगी तो हम कह रहे हैं कि इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब याद रखना है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके दरमियान, दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। ठीक है, कि जो कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है वो हमारे पास जो दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसमें क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। क्योंकि जैसे जैसे चार्जेस बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक है, यानी कि फ़र्ज़ करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई चार्ज रखते हैं तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगती है। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास हमारे पास क्या होता है, हम कह सकते हैं कि उसमें एनर्जी स्टोर हुई हुई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इसमें स्टोर होगी। ठीक है, तो अब इसके लिए हम इक्वेशन निकालने लगे हैं कि इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें कैसे स्टोर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हम कौन सी बात करने वाले हैं वो चीज़ देखें। कहानी हमने क्या कहा था कि WQ_V से हाफ CV² बनेगा। अब हाफ CV² में हमने क्या कहा था कि पहले C की वैल्यू पुट करेंगे, फिर V की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखिए हम क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए पहले हमने C की वैल्यू डिराइव करनी है, फिर V की वैल्यू डिराइव करनी है, फिर उसमें पुट कर देनी है। अब C की वैल्यू हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस की वैल्यू हम पढ़ के आ चुके हैं, A ε0 εr/d। ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ी थी कि जब हमारे पास दो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई ना कोई मीडियम है तो हम क्या पुट करते हैं, एप्सिलॉन आर पुट करते हैं। और हमारे पास जो लास्ट में इक्वेशन आई थी वो A ε0 εr/d थी। ये कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम डिराइव करके आ चुके हैं। अब V की वैल्यू इसमें क्या है, V हम पुट करेंगे, V इज़ इक्वल टू ED हम पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हम पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक में हम पढ़ के आ चुके हैं कि V हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है दो प्लेट्स के दरमियान। E हमारे पास क्या है, E जो इन दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है। D हमारे पास क्या है, जो इन दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है हमारे पास वो क्या है, D है। तो V इज़ इक्वल टू ED फार्मूला मैं इसमें पुट कर सकता हूँ। तो ये वाली दो इक्वेशन है, जब मैं इसमें पुट करूँगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा वो चीज़ देखनी है। C की इक्वेशन यहाँ पर, V की इक्वेशन यहाँ पर। तो ये दो इक्वेशंस उठा के मैंने इस फार्मूला में क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो हम अब देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो W को मैंने E कंसिडर किया था, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, E यानी एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2। C की वैल्यू हमारे पास क्या है, ठीक है, यहाँ पर C की वैल्यू A ε0 εr/d और V का स्केयर। V की वैल्यू हमने क्या ड्राइव किया, ED। तो यहाँ पर ED का होल स्केयर आ जाएगा। ठीक है, नहायत आसान इसकी डेरिवेशन है, बस वो चीज़ दो याद रखनी है जो आपको पहले बताई थी। तो यहाँ पर बस उसको जो भी वैल्यूज़ करती हैं वो काट दें। E इज़ इक्वल टू 1/2। यहाँ पर देखें क्या बनेगा कि A ε0 εr/d और यहाँ पर E स्केयर D स्केयर। तो ये स्केयर इस D से काट जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, E इज़ इक्वल टू हाफ E का स्केयर ε0 εr और A D हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, A D हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ गई, एनर्जी की इक्वेशन आ गई। ठीक है, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम,
ए डी हमारे पास क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि ए डी हमारे पास क्या है। देखिए ए है हमारे पास एरिया, डी है हमारे पास, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस। इसको थोड़ा सा साफ करके लिख लेते हैं कि ए और ये डी, ठीक है। ए डी हमारे पास क्या है, उस कैपेसिटर का वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास एरिया इनटू डिस्टेंस होता है, ठीक है, कि कैपेसिटर की प्लेट का एरिया कितना है और दो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वॉल्यूम बनता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनता है, वॉल्यूम बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन निकल आई, एनर्जी की इक्वेशन निकल आई। अब याद रखिए कि दूसरी हमने क्या बात की थी कि एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब लास्ट बात करते हैं कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, कि इस छोटे से वॉल्यूम में हमारे पास कितनी एनर्जी है, वो अब हम फाइंड करने वाले हैं कि इस छोटे से वॉल्यूम में हमारे पास कितनी एनर्जी है इस कैपेसिटर के अंदर। अब वो चीज़ ड्राइव करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं कि एनर्जी डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, एनर्जी ओवर वॉल्यूम हमारे पास होती है, ठीक है। एनर्जी जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हुई है और जितना उस कैपेसिटर का वॉल्यूम है, ये हमारे पास क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है, ठीक है। अब इस एनर्जी की जगह मैं क्या पुट करूँगा, ये वाली वैल्यू, इस एनर्जी की जगह ये वाली वैल्यू पुट करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, एनर्जी डेंसिटी को मैं सिंपल ई से शो अगर करूँ तो ये वाली वैल्यू अगर पुट करूँ हाफ ई का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, हाफ ई का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ए डी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम में क्या लिखूंगा, वॉल्यूम मैंने अभी बताया था कि एरिया इनटू डिस्टेंस है, ठीक है, कैपेसिटर का जो वॉल्यूम है। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूंगा, वॉल्यूम की जगह ए डी, तो ए डी से काट गया और लास्ट में हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, हाफ ई का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, हमारे पास ये क्या आ जाएगी, एनर्जी की इक्वेशन आ जाएगी। अब एक चीज़ में याद रखनी है कि यहाँ पर हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ई स्क्वायर के, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ई स्क्वायर के। यानी कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उस कैपेसिटर की प्लेट से दरमियान स्ट्रॉन्ग होती जाएगी उतनी उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ई का स्क्वायर, यानी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उतनी हमारे पास एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। यानी किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो याद रखना है कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर कोई भी इसमें क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बार में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।